नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो सच्ची मोहब्बत होती है उसे सालों सालों तक भी लोग भूलते नहीं हैं। उनके रिश्ते की जो यादें होती है वो लोगों के जहन में, मोहब्बत करने वालों के जहन में ताज़ा होती है और लोग उन्हें याद करके कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ ऐसी प्रेम कहानियाँ होती है जिन पर फिल्म बनाई जाती है, तो कुछ प्रेम कहानियों पर सीरियल्स बनाए जाते हैं, कुछ पर बुक्स लिखी जाती है। और ऐसी ही प्रेम कहानी लैला मजनू की थी, हीर रांझा की थी, और एक प्रेम कहानी अमरोहा की शबनम की भी थी, जिसे कि आज भी लोग इतना ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन उसकी प्रेम कहानी को सच्चे और पाक रिश्ते के लिए याद नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी प्रेम कहानी को उसकी नफ़रत की वजह से याद किया जाता है। जो शबनम है, उसे अपने प्यार को पाने के लिए इतना ज़्यादा खौफनाक कदम उठाया था कि उस कदम को लोग भूल भी नहीं पाए थे। और ये जो शबनम है, इसका नाम भी आज उस गांव में लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। और इसका नाम क्या, उस गांव के जो आसपास के लोग हैं वो शबनम नाम उन्होंने अपनी बेटी का रखना ही बंद कर दिया है। आखिर क्या थी एक खौफनाक प्रेम कहानी जिसमें हंसती खेलती जिंदगियों को खत्म करके रख दिया था। हंसती खेलती जिंदगियों को एक लड़की ने बर्बाद करके रख दिया था। शबनम और सलीम वही शबनम और सलीम है जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इतना ज़्यादा खौफनाक रास्ता चुना था कि उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आज भी लोग डर से सहम जाते हैं। और इस पूरी घटना को अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। अमरोहा में एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी, और उसी गांव में 14 से 15 अप्रैल 2008 की रात को चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। मोहल्ले के अक्सर लोग अपनी गहरी नींद की आगोश में जा चुके थे। चारों तरफ बस सन्नाटा था। और रात के 2 बजे के आसपास में एक लड़की थी जिसका नाम शबनम था, जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और इसकी आवाज़ को सुनकर आसपास के जो लोग थे उनकी नींद टूटती है और वो लोग उस घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हम आपको बताते चले कि ये जो शबनम थी, इसका परिवार एक रईस परिवार के नाम पर जाना जाता था। इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली थे, जो कि शबनम के पिता थे। शौकत अली जो थे वो एक पेशे से एक कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी और उनका जो घर था वो भी उस गांव में एक आलीशान घरों में माना जाता था। या कहे कि उस गांव में सबसे ज़्यादा आलीशान जो घर था वो भी शौकत अली का ही था, जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जैसे ही शबनम ने चिल्लाना शुरू किया, उस गांव के जो लोग थे वो उस घर की तरफ दौड़ते हैं। और जैसे ही वो शबनम को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो शबनम है वो बुरी तरह से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। और जब लोगों ने उसे वजह पूछी तो उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा किया। जब लोग उस कमरे में जाते हैं तो उनके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। शबनम के घर के अंदर जो उसके पिता का कमरा था, उसमें पिता की लाश पड़ी हुई थी, उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई थी। दूसरे कमरों में जब लोग जाके देखते हैं, वहाँ पर भी लाशें बिछी हुई थी। यानी कि उस घर में कुल मिलाकर 8 लोग रहा करते थे, जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिसमें 55 साल की जो शबनम के पिता थे शौकत अली वो थे, 50 साल की शबनम की माँ हाशमी, 35 साल का शबनम का भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, और शबनम की भाभी अंजुम, और शबनम की मौसी की लड़की राबिया, और यहाँ तक कि उसकी छोटा सा 10 महीने का भतीजा अर्श भी उसमें शामिल था। यानी कि 8 में से 10 लोग अब मर चुके थे, मौत की आगोश में जा चुके थे। और सब लोगों को इस हालत में देखकर बहुत ही बुरी तरह से लोग डर गए थे और बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। इधर जो शबनम था, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि लोग उसे संभाल ले जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों के काबू में नहीं आ रही थी, वो संभल ही नहीं पा रही थी। अब जो ये पूरा मामला है वो पुलिस तक जाता है
और जो पुलिस थी वो भी मौके पर पहुंच जाती है। ये खबर इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि रातों रात इस घटना ने एक बहुत ही बड़ी केंद्र सरकार तक भी तहलका मचा दिया था। अब जो उस समय मायावती थी वो भी इस पूरे मामले के अंदर इंटरफेयर करती है और जो घटना स्थल था वहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स पहुँच चुकी थी और जो बावनखेड़ी गांव था अब वो पुलिस का अड्डा बन चुका था। भारी फोर्स वहाँ पर मौजूद हो चुकी थी। इसके अलावा जो लाश थी सभी की लाशों को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भी भेज दिया गया था। फॉरेंसिक टीम भी इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम ने कहा कि वो छत पर सो रही थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है कि नीचे कुछ लोग कुल्हाड़ी लिए आ रहे थे और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। शबनम के मुताबिक शायद वो लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटने की नीयत से घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान शायद यह हत्या कर दी। हो सकता है किसी ने विरोध किया होगा, इसीलिए उन्होंने सभी लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती थी जो घटना को जानने के बाद उसने जो शबनम थी उसे 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया था। साथ ही उसने ऐलान किया था कि वो खुद वहां पर आएगी और सारी स्थिति का मुआवजा करेगी और वो वहाँ पर आई भी थी। हेलीकॉप्टर से वो उस पूरा घटना स्थल पर पहुँचती है, शबनम से मिलती है, बाकी के लोगों से मिलती है और साथ ही शबनम को भरोसा दिलाया जाता है कि आरोपियों को पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़ ही लेगी और 5 लाख रुपए का भी वो ऐलान करती है। अब जो पुलिस थी वो अपनी जांच शुरू करना चाहती थी लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी आ ही जाती है। इंस्पेक्टर आरती गुप्ता पहले जो क्राइम सीन का अच्छी तरह से मुआवजा करती है। इसके बाद शबनम ने इस घटना के पूरी शुरुआत से बातचीत की जाती है कि आखिर पूरा मामला क्या था। आरती गुप्ता सवाल उठाती है कि जब घर के सभी लोग नीचे सो रहे थे तो तुम अकेली छत पर क्यों सो रही थी। तो जो शबनम थी वो कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पर जाकर सो गई थी। फिर भी मामला इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि जो आरती थी वो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि शबनम जो है वो झूठ बोल रही थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो भी अब आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही अजीब चीज़ का खुलासा होता है कि मरने वालों में किसी भी व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया था। अगर कोई भी लुटेरा किसी भी व्यक्ति को मारेगा तो वो खुद बचने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन इस केस में किसी ने भी बचने का प्रयास नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों था? यानी कि उन लोगों को पहले से ही बेहोश किया गया था और इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे की जो जांच थी उसके सैंपल भेजे जाते हैं। बहुत ही जल्दी रिपोर्ट भी आ जाती है और जो बायोप्सी रिपोर्ट आती है उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है और उसमें बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति मरे थे उनके शरीर में जहर के अवशेष मिले थे। यानी कि उनके शरीर में जहर कहाँ से आया, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। अब इसी सवाल को शबनम से पूछा जाता है और अब जो पुलिस थी वो शबनम को हिरासत में ले लेती है क्योंकि पुलिस समझ चुकी थी कि सारे केस में जो सबसे अहम जड़ है वो तो सिर्फ और सिर्फ शबनम है। अब इधर जो शबनम थी इसकी फ़ोन की डिटेल निकाली जाती है और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है और इस रिपोर्ट के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात 52 बार एक नंबर पर फ़ोन किया था। अब जो दूसरा नंबर था उसकी भी पुलिस डिटेल निकलवाती है, उसका नाम निकलवाती है तो उसमें एक सलीम नाम के व्यक्ति का नाम सामने आता है। अब जो सलीम था उसे भी पुलिस थाने बुलाती है। अब जो सलीम था उसे जब पुलिस बुलाती है और पूछताछ की जाती है तो वो भी एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। अब जो पुलिस थी वो शबनम और सलीम से कहती है कि तुमने कहा था कि जो लुटेरे थे वो छत के रास्ते से अंदर घुसे थे क्योंकि गेट तो बंद था। अब छत की जो ज़मीन से ऊंचाई थी वो 14 फीट थी और दीवार पूरी तरीके से प्लास्टर किया हुआ था। ऐसे में 14 फीट दीवार पर कोई भी आदमी साथ में लुटेरा आएगा तो वो सीढ़ी लेके तो आएगा नहीं कि वो इसे चढ़ जाएगा।
फिर कोई व्यक्ति बिना किसी चीज को पकड़े हुए 14 फीट ऊंची छत पर कैसे चढ़ सकता था? ये भी एक बहुत ही अहम सवाल था। अब जो पुलिस थी वो शबनम से फिर पूछती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तो ये झूठ बोलना बंद करो और जो सच्चाई है इस पूरे मामले में वो बताना शुरू करो। और इस पूरे मामले में जब सलीम का नाम आता है और जब शबनम की डिटेल निकलवाई जाती है, तो जो सलीम था और शबनम थी, दोनों से ही पुलिस अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही थी। एक बार फिर से 17 अप्रैल को सलीम से पूछताछ की जाती है। इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती के साथ सलीम से पूछताछ करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी सच्चाई से वो पर्दा उठाता है, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो बताता है कि हत्या हम दोनों ने ही मिलकर की है। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस वालों को वो कुल्हाड़ी देता है जिसका इस्तेमाल सलीम ने इन लोगों की हत्या करने के लिए किया था। मगर सलीम ने ऐसा क्यों किया, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। अब इधर जो शबनम थी उसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो सलीम था उसी ने शबनम को जहर ला कर दिया था और उसने उस जहर को उनके खाने में मिला दिया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग मरे तो नहीं थे लेकिन एक तरह से बेहोश हो चुके थे, क्योंकि जो जहर थी उसकी मात्रा उसने बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। हालांकि उसमें बहुत से लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों को लग रहा था कि शायद वो मरे या ना मरे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसका कत्ल करना ज़्यादा सही समझा। जो शबनम थी उसके बारे में, सलीम के बारे में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो एक भाई बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था, और जो उसकी भाभी थी वो भी इंग्लिश मीडियम, वो अपने घर पर रहकर हाउसवाइफ थी। इधर जो शबनम थी वो इंग्लिश और भूगोल विषय से एमए कर चुकी थी, और जो शबनम थी वह एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। और शबनम घर के ठीक बाहर एक जो सलीम था वो लकड़ी कटाई का काम किया करता था। शबनम जब भी बाहर जाती उसकी नज़र अक्सर सलीम पर पड़ती थी। रोज़ आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे वो सलीम से मोहब्बत करने लगी थी, और अब जो सलीम था वो भी उसे बहुत पसंद करने लगा था। सलीम बताता है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था, और अब वो एक दूसरे को शादी करने का भी वादा कर चुके थे। दोनों एक दूसरे से शादी के लिए बहुत ही उतावले हो रहे थे। अब एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा घराना था। शबनम खुद भी डबल एमए थी, जबकि सलीम 5वीं फेल था। इसके बावजूद शबनम ने घर पर बात करने का फैसला किया। वो अपने पिता से कहती है कि वो सलीम से बेहद मोहब्बत करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। शबनम की बातें सुनकर उसके घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और वो शबनम को साफ इनकार कर देते हैं, और वो शबनम की जिद को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जब शबनम को लगा कि परिवार वाले उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो वो सलीम से मिलती है और प्लान बनाती है, अगर हम घर के सभी लोगों की हत्या कर दें और फिर हम लोग शादी कर दें तो कैसा रहेगा। अब शबनम और सलीम मिलकर ऐसा ही करते हैं। पहले वो उन्हें जहर देते हैं और फिर हत्या का प्लान बनाते हैं। फाइनली सलीम बाजार से जहर खरीद कर लाता है और वो शबनम को देता है। 14 अप्रैल 2008 का वो दिन था, इस घटना को अंजाम देने के लिए जिस दिन चुना गया था। बड़े ही प्यार से शबनम अपने दोनों भाइयों को फ़ोन करके कहती है कि आज आप अपनी खाना बाहर मत खाइएगा, मैंने घर पर ही आप सभी लोगों के लिए खाना बनाया है, और वो सभी को घर पर खाने के लिए बुला लेती है। रात में शबनम अपनी मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सभी को खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी शबनम पूछती है, चाय कौन कौन पिएगा? चाय का नाम सुनते ही सभी लोग खुशी से कहते हैं कि हम सभी पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में जाती है, चाय बनाती है, और वो चाय में ही सभी के लिए जहर मिला देती है। सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। जहर के असर की वजह से सभी लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। संभवतः सभी लोग शायद मर चुके थे, मगर शबनम को तसल्ली नहीं थी, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आता है और कुल्हाड़ी लाने के बाद
6 लोगों को वो मौत की नींद सुला देता है। अभी सलीम को गए कुछ ही मिनट हुए थे, तभी शबनम का फिर से कॉल आता है। शबनम कहती है कि वापस आओ, क्योंकि अभी भी भतीजा अर्श जिंदा है, जिसकी उम्र अभी 10 महीने थी। इस पर सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा और उसको तुम ही मार दो। इसके बाद शबनम फ़ोन कट कर देती है और अपने ही हाथों से 10 महीने के भतीजे अर्श का गला दबा देती है। और अब उसका गला दबाने के बाद में वो उसको भी मौत की नींद सुला देती है। उसे 10 महीने के छोटे से भतीजे का कत्ल करने में भी तनिक भी दया नहीं आई, तनिक भी उसे अफसोस नहीं था। और अब दोनों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस लंबी सुनवाई के बाद में पता चलता है कि जब पूरा मामला आता है, इसी बीच में जो शबनम थी वो एक बार बेहोश हो जाती है। तो उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि जो शबनम है वो गर्भवती है। और अब जो शबनम थी उसके पेट में सलीम का बच्चा भी पल रहा था। अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। हालांकि जो ये पूरा मामला था उसे सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग लेकर जाते हैं, राष्ट्रपति के पास में भी इनकी अपील जाती है, लेकिन फिर भी अभी इस केस पर कोई भी सही तरीके से जानकारी नहीं आई है कि इन लोगों को फांसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो उनकी फांसी है वो एक तरह से पेंडिंग ही पड़ी हुई है। अभी जो दोनों है वो अलग अलग जेल में बंद है और दोनों ही अपनी सजा काट रहे हैं। और इस पूरे केस ने उत्तर प्रदेश को ही क्या पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और इस केस की वजह से उस गांव के आसपास के लोगों ने तो शबनम नाम रखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों को शबनम नाम से नफरत सी हो चुकी थी। शबनम जब जेल में गई थी तो उस समय वो 2 महीने की गर्भवती थी और उसने एक बेटे को भी जन्म दिया था, जो बेटा कुछ समय तक उसके जेल में रहा था। और बाद में जैसा कि हमारा कानून कहता है कि ज़्यादा समय तक कोई भी बच्चा जेल में अपनी माँ के साथ नहीं रह सकता है, ऐसा ही शबनम के साथ हुआ था। फिर उसके बेटे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसी प्रक्रिया के दौरान शबनम का ही एक कॉलेज का दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम उस्मान शैफ़ी था। जो उस्मान शैफ़ी था उसी ने शबनम के बेटे को गोद लिया है और आज वो उसके बेटे की एक बहुत ही बढ़िया तरीके से परवरिश कर रहे हैं। और जो शबनम है वो आज भी जेल की सज़ा काट रही है। 2008 से लेकर अभी तक जो शबनम है उसने बहुत सी बार बाहर निकलने की कोशिश की, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, राष्ट्रपति के पास गई, लेकिन उन्हें बेल बिल्कुल भी नहीं मिली है। और अभी तो उन्हें यही लगता है कि उन्हें फांसी की सज़ा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शबनम को क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन आपके अनुसार जैसा कि शबनम और सलीम ने किया, इस केस में उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। जो कहानी है या घटना है वो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा।